हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में और 2024 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए योद्धा सीरीज में, जहां मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज और प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी का ही दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस स्टडी का एक 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सीरीज प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस करवा दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आएगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एक्स्ट्रा, क्योंकि बिजनेस स्टडी तो काफी ज्यादा बड़ा है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है वो 100 एमसीक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्लस इस साल भी आप लोगों के मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और इस साल भी आप लोगों के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे हैं और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये बीएसटी का 100 सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एग्जाम से ठीक 2 या 3 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का महा मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग जो है वो हर चीज को डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक एमसीक्यू इतना इजी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत, डाउट या परेशानी होने मैं नहीं दूंगा और एक बार देखने से आपको 100 क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये सारा पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो मैंने ऑलरेडी राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ सभी सब्जेक्ट्स का 100 का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स जो हो चुके हैं पीवाईक्यूज 2023 से लेकर के 2018 तक का सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। तो अगर आप अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए उन सबको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाते ही आपको सारा का सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, हर चीज फ्री है, बस आपको जाना है, डाउनलोड करके पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग जो है वो एक एक करके हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। बोल रहा है क्वेश्चन में इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। तो एक मैनेजमेंट में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अप्लाई होता है वो होता है लॉ ऑफ सेलर बीवेयर। क्योंकि देखो भाई, जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सेलर है वो हमेशा सही गुड्स को बेचे। इसलिए सबसे पहला जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होता है वो विक्रेता पे लागू होता है, यानी लॉ ऑफ सेलर बीवेयर पे लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया भाई, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ चला गया। अच्छा चलो, क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोल रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है। तो एक प्रबंध में समन्वय स्थापित करने का काम उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश बाय। तो मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल होता है उस टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक मैनेजमेंट पे जितने भी स्तर हों, उच्च स्तर, मध्य स्तर या निम्न स्तर, उन सभी लोगों के बीच आपसी तालमेल, उन सभी लोगों के बीच जोड़े रखना, उन सभी को टीम के रूप में बांधे रखने का काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय विभागों के मध्य यानी डिपार्टमेंट के बीच भी किया जाएगा, समूहों के मध्य भी, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य भी, सभी के मध्य एक जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो सभी के मध्य किया जाता है। इंग्लिश में बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश बाय बिटवीन डिपार्टमेंट्स। हाँ भाई, सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। बिटवीन ग्रुप्स को भी आपस में जोड़ा जाता है। बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बिल्कुल जरूरी है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, बिटवीन ऑल ऑफ एबव, हर किसी को जो है वो कम्युनिकेशन के द्वारा जोड़ा जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सब डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर सभी को जो संगठन है यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध का देखो भाई, ये जो नियोजन होता है यानी प्लानिंग जो होता है ये तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग होता है, ये भी हम लोगों का मैनेजमेंट का जो है वो तीसरा फंक्शन है। इसके बाद कंट्रोलिंग जो होता है यानी नियंत्रण जो होता है वो प्रबंध का अंतिम कार्य होता है। तो यहाँ से कौन है जो प्रबंध का कार्य नहीं है, तो भाई सहयोग, यानी कि ये जो कोऑपरेशन है ये जो है हमारा मैनेजमेंट का जो है वो फंक्शन नहीं होता है, यानी कि सहयोग प्रबंध का कार्य नहीं है, कोऑपरेटिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है सर जी, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो ध्यान से इसको समझना, एक जो मैनेजमेंट होता है उसका काम नीति निर्धारण करना यानी कि पॉलिसी मेकिंग करना इसका काम नहीं होता है। देखो मैनेजमेंट जो है यानी प्रबंध जो है वो लाभ कमाने के लिए काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पे बोल रहा है संगठन का विकास करता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। अपना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करने के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है, संगठन किया जाता आपका प्रबंध किया जाता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाता है। लेकिन जो नीति निर्धारण होता है, पॉलिसी मेकिंग करने का इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, पॉलिसी मेकिंग इसका काम हो सकता है जो टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग करने का काम टॉप लेवल करता है, लेकिन ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रबंध का पहला कार्य है फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबको पता है प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग इसका सेकंड फंक्शन होता है। ठीक है, आगे नीति निर्धारण का कार्य है यानी कि पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। अभी हम लोग पढ़े थे कि कभी भी जो नीति निर्धारण किया जाता है वो उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा होता है, यानी पॉलिसी बनाने का काम टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इनके अंडर में होता है कि यही लोग जो है वो पॉलिसी बनाने का काम करे। ठीक है, और प्लानिंग करने का काम भी जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने दिन का लगभग 35% समय जो है वो प्लानिंग करने में बिताते हैं, यानी नियोजन करने में 35% समय जो है वो बिताते हैं। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते जाएगा, जो हमको याद आते जाएगा, एक एक क्वेश्चन हम जो है आप लोगों को बताते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे। तो हम सबको पता है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता जो है वो FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर को बोला जाता है, जिन्होंने 1913 को जो है 1913 को जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध की खोज की थी। और उन्होंने जो है वो 3 चीजों के ऊपर अध्ययन किया था, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। ठीक है, वही इंग्लिश में हम लोगों को बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर वी नो दैट द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोन एज scientific management is the father of scientific management is FW Taylor. It's mean Frederick Winslow Taylor, who propounded and who researched on the motion study, fatigue study and time study also. 10 नंबर पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य की घंटे में होती है। वैज्ञानिक प्रबंध, कभी भी अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का बात हो तो समझ जाना साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि वो आपका टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है। और अगर कभी भी कोई भी काम करने के लिए अगर मशीनों का यूज करेंगे तो उससे काम करने का जो घंटा होगा यानी काम करने में जो समय लगता है वो कम लगेगा, और जो उत्पादन होता है यानी कि प्रोडक्टिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से जब काम करेगा तो काम करने का घंटा में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, लेकिन उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स आर। तो कभी भी अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट से फंक्शंस करेंगे तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मशीनों का यूज कर रहे हैं, इसीलिए जो वर्किंग आवर है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट द प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज एंड द स्किल विल बी आल्सो इंक्रीज। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहां से क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में बोलेंगे डायनेमिक यानी कि गतिशील। हर कोई स्टूडेंट, हम जब ये क्वेश्चन भेजे थे तो स्टूडेंट लोग जो है वो गतिशील यानी कि डायनेमिक को टिक मारे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को जो है वो समझना है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है यानी प्रबंध के सिद्धांत अगर गतिशील नहीं होता मेरा, इसका मतलब है प्रबंध के सिद्धांत को एक बार अगर कहीं बना देते तो क्या वो वहीं पे खत्म हो जाता, रुक जाता? नहीं, हमको पता है कि एक जो प्रबंध जो होता है वो हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलता रहता है, और अगर कोई भी चीज चलता रहता है वही तो डायनेमिक होता है, वही तो गतिशील होता है। तो भाई हम यहाँ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि प्रबंध जो है वो गतिशील नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। प्रबंध गतिशील होता है, मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी पे बोल रहा है लोचपूर्ण यानी कि फ्लेक्सिबल। बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, हम अपने हिसाब से मैनेजमेंट को यानी प्रबंध को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक बिल्कुल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट का जरूरत हर जगह पड़ता है। अगर आपका किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम आंसर क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। चुपचाप हम बोल देंगे यहां से ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है वो सारा का सारा इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन डी पे लिख देंगे इनमें से सभी, कुछ मत सोचना ज्यादा।
अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है, संपूर्ण नहीं है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है भाई, एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा एब्सोल्यूट क्यों नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर प्रबंध का सिद्धांत अगर पूर्ण होता, प्रबंध का सिद्धांत अगर क्या होता, पूर्ण होता, तो क्या वैज्ञानिक प्रबंध का शुरुआत होता? नहीं होता। इसलिए प्रबंध का सिद्धांत पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है, तो एक मैनेजमेंट पे जो भी प्रिंसिपल्स बनता है वो प्रबंधकों के अनुभवों के द्वारा बनता है। यानी कि हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड, तो ये बनता है बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है सरकार नियंत्रण व दायित्वों में कमी करती है, गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इन, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक मैनेजमेंट जो है यानी एक सरकार जो है अनावश्यक प्रतिबंधों को यानी रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देता है या खत्म कर देता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। निजीकरण यानी कि प्राइवेटिलाइजेशन क्या है, तो जब हम लोग कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी चीज जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है तो वो निजीकरण यानी कि वो प्राइवेटिलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, तो उसको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों ही चीज न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में बना था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, हम अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमको आप लोग बताओगे कि इंडिया में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी यानी नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। जो जो क्वेश्चन पूछेंगे हर क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे चाहिए। भारत में नवीन आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया में कब बना था, कमेंट करके हमको बताओगे। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है सामाजिक वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो सिंपल सा बात है, समाज किससे मिलके बनता है, परिवार से मिलके बनता है, तो परिवार की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, तो सोशल किससे मिलकर के बनता है, फैमिली से मिलकर बनता है, यानी कंजम्पशन ऑफ फैमिली। आगे बढ़ते हैं 16 पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, तो भाई कर्मचारी। ठीक है, बोल रहा है इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का एम्प्लॉय। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है, तो इनमें से राइट आंसर होगा इनमें से सभी। उतना ज्यादा मत सोचना, इनमें से सभी को टिक मार दो, खत्म कहानी। इंग्लिश में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। अब देखो भाई समय थोड़ा सा ज्यादा टेकिंग करेगा, यानी थोड़ा सा जो है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा जो है आप लोगों का जो है वो ज्यादा समय टेकिंग करेगा, क्योंकि भाई 100 एमसीक्यूज है, और अगर 100 एमसीक्यूज है तो भाई समय तो थोड़ा सा लगेगा। अपने आप को रुको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे भी सब चीज साइड साइड में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया अपने आप को, ऐसा ना लगे कहीं दानव जैसे हम ही दिख रहे है ना, एकदम भूत जैसे दिख रहे इतना बड़ा चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नियोजन होता है, नियोजन यानी कि प्लानिंग प्लानिंग नियोजन इनमें से सभी, प्लानिंग इनमें से सभी होता है। क्यों? क्योंकि नियोजन जो है वो लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया सब होता है। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड, मेंटल प्रोसेस सब होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, तो नियोजन जो है वो नियंत्रण का आधार, नियोजन का सीमा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो बेसिक ऑफ कंट्रोल जो होता है वो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं होता है, क्योंकि ये प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंस है, इसका फीचर है वो। कुंटज एवं ओडेनोल के अनुसार संगठन के प्रबंध है, अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडेनोल द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो भाई 7 होता है। कितना होता है? 7। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय, इनमें से कौन सा चीज है जो एम्प्लॉय की इच्छा पे डिपेंड करता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनौपचारिक संगठन जो है वो कर्मचारियों पे निर्भर करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उन लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है अधिकारों का भरअर्पण नहीं किया जा सकता है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ऐसा चीज, ऐसा अधिकार जो गुप्त है, गोपनीय है, यानी कि सीक्रेट वर्क है, तो आप उन चीजों का जो है वो भरअर्पण नहीं कर सकते हो। सीक्रेट वर्क को आप किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हो।
आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड, अपने आप जो है वो प्रबंध का विस्तार होता जाएगा तब जब कर्मचारियों के ऊपर भरार्पण कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट अपने आप एक्सपेंड तब होता है जब एम्प्लॉय लोगों के ऊपर डेलीगेशन कर दिया जाता है, उनके ऊपर भी काम के भार को दे दिया जाता है। ठीक है, आगे अधिकारों का भरार्पण से आशय है अधीनस्थों को भरार्पण करना, इसका भरार्पण करना कार्य एवं उससे संबंधित अधिकार का, यानी जब आप एम्प्लॉय को काम दे रहे हो तो उससे रिलेटेड राइट्स भी उन लोगों को दे दो। बोल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ वर्क्स एंड रिलेटेड अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं, बड़े आकार के उपक्रम में भरार्पण करना है इन ए लार्ज साइज्ड इंटरप्राइजेज डेलीगेशन इज, भाई अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी है, करना पड़ेगा, वरना आप अकेले जो है उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं पाओगे, आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप दूसरे को भी उस काम को करवा दो। आगे बोल रहा है प्रभावी भरार्पण के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी सब चीज चाहिए भाई, नेसेसरी ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशंस, तो इफेक्टिव डेलीगेशंस के लिए क्या चाहिए, इनमें से सभी चीजों का होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है हम लोगों का बोल रहा है प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना आवश्यक है, किसका, अधिकार का। बोला गया है फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पेन्ड विथ नेसेसरी ऑफ अथॉरिटी, यानी आप उसको अधिकार दो, दायित्व दो, लेकिन उससे साथ साथ उसको आप अधिकार यानी राइट्स भी दो, ताकि वो कुछ डिसीजन खुद से ले सके और ऑर्गेनाइजेशन को वो बेटर तरीके से चला सके। ठीक है, आगे संगठन के जीवन में भर्ती होती है रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन में भर्ती निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे जैसे जगह खाली होता जाता है वैसे वैसे लोगों का भर्ती होता जाता है सर जी। ठीक है, आगे बोल रहा है कर्मचारियों का चयन होता है, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, तो एक एम्प्लॉय का जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का जो है वो चयन होता है, सभी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का चयन होता है, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, कोई भी लेवल हो उसको चुना जाएगा। आगे बोल रहा है विकास का उद्देश्य है, एम्प्लॉयमेंट लोगों का विकास क्यों करते हैं, इनमें से सभी सब चीज से लोगों का विकास होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे पर्यवेक्षण किसके बीच की कड़ी है, सुपरविजन इज ए लिंक बिटवीन, चलो सुपरविजन जो है वो किसके बीच का लिंक है, तो सुपरवाइजर जो होता है, पर्यवेक्षक जो होता है वो लोअर लेवल पे होता है, अगर वो खुद लोअर लेवल पे है तो कर्मचारियों को और मिडिल लेवल को जोड़ेगा, यानी कि कर्मचारियों और मध्य स्तर के प्रबंधकों को वो जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो जोड़ता है। आगे पर्यवेक्षण है, सुपरविजन करना, यानी सुपरविजन इज पर्यवेक्षण करना बिल्कुल आवश्यक है, सुपरविजन करना बिल्कुल नेसेसरी है। अगर ये नेसेसरी नहीं होगा तो भाई ये पता कैसे चलेगा कि भाई सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन लोगों के ऊपर निगरानी कौन रखेगा, तो निगरानी करना, उन लोगों को देखना, उन लोगों को मॉनिटरिंग करना, इसके लिए बहुत जरूरी है सुपरविजन करना, निरीक्षण करना बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन पे बोल रहा है अभिप्रेरित कर्मचारियों को पोषित किया जाता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड पॉजिटिवली, यानी कर्मचारियों को जो है वो धनात्मक पोषित किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा है, फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, सर अगर आप अच्छा से निर्देशन करना चाहते हो तो अभिप्रेरण का होना आवश्यक होता है, यानी कि नेसेसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार है, मोटिवेशन मींस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इनमें से सभी आप सब तरीके से जो है वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, समूह यानी ग्रुप में भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कार्य यानी जॉब में भी आप कर सकते हैं, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है नेता अधीनस्थों से काम कराता है, एक नेता अपने अधीनस्थों से अपनी चतुर से काम करवाता है, ए लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स बाय टैक्टिस, अपने टैक्स से जो है वो काम करवाता है। ठीक है, आगे प्रबंध होता है द मैनेजर इज, तो प्रबंध जो होता है वो क्या होता है, नेता होता है, मैनेजर इज ए लीडर। आगे बढ़ते क्वेश्चन में अंगूरीमल संदेशवाहन होता है, ग्रेफेफाइन कम्युनिकेशन इज, तो अंगूरीमल संदेशवाहन, ग्रेफेफाइन संदेशवाहन जो है कम्युनिकेशन, वो अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समतल संदेशवाहन में झुकाव होता है, देखो समतल बोल रहा है तो समतल संदेशवाहन में झुकाव भी कैसा होगा, समतल होगा मेरा। ठीक है, आगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज, तो ये होता है एट पैरेलल, सीधा सीधा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, अगर आप अच्छे तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ट्राई ये करना कि आपका जो बात होगा वो अस्पष्ट ना हो, क्या ना हो भाई, अस्पष्ट ना हो बात, यानी कि
एम्बिगियस बात वो नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है आपका अभिप्रेरण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाई नीड्स ऑफ हायर जनरली ऑर्डर डेवलप्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसको द्वारा दिया गया था, मास्लो के द्वारा जो है वो दिया गया था। किसके द्वारा, मास्लो के द्वारा, जिन्होंने जो है वो 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस तरीके से जो है उन्होंने 5 सिद्धांतों को बताया था और बोले थे कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम को करता है तो इन्हीं 5 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वो काम करेगा। आया समझ में, ठीक है। अब अगर जो स्टूडेंट यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो अब हमको आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हेनरी फ्यूल जो 5 सिद्धांतों को बताए थे, वो 5 प्रिंसिपल, वो 5 सिद्धांत कौन कौन था। हम भी जरा देखते हैं कि कितना स्टूडेंट जो है वो मन लगा करके पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। तो वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब होता है आपका राहितीय प्रोत्साहन, स्टॉक इंसेंटिव। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो स्टॉक इंसेंटिव जो होता है ये हम लोग का होता है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का एलिमेंट खुद कम्युनिकेशन नहीं होता है और संप्रेषण का तत्व खुद संप्रेषण नहीं होता। देखो बाकी चीज जो होता है ना ये सब कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर में आता है, कम्युनिकेशन खुद अपने प्रोसेस के अंदर में थोड़ी आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है पद भिन्नता किस प्रकार के संप्रेषण के बाधा के अंतर्गत आता है, तो ये संगठनात्मक बाधा के अंतर्गत आता है। बोला गया है स्टेटस डिफरेंसेस कम्स अंडर विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के रिगार्डिंग आता है। आगे बोल रहे हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है, द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति इज इन्फोसिस, यानी कि क्या भाई, इन्फोसिस के द्वारा वो चलाया जाता है, उनके द्वारा चलाया जाता है। आगे मास्लो की आवश्यकता श्रेणी के सबसे उच्चतम आवश्यकता का स्तर, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द नीड्स एनहेंसरी मैस्लोज इज, अभी हम बताए थे ना 5 सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया था। तो सबसे टॉप में क्या होता है, तो सबसे टॉप में होता है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता यानी सेल्फ एक्विजिशन, ये आपका 5th नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। पहले नंबर पे क्या होता है, सबसे पहले नंबर पे होता है संबंध आवश्यकता, ये 1st नंबर पे होता है हम लोगों का। दूसरे नंबर पे होता है ये हम लोगों का सुरक्षकता आवश्यकता। तीसरा नंबर पे होता है प्रतिष्ठा, उसके बाद आता है समाज, उसके बाद हम लोगों का ऊपर आता है ये आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है नियंत्रण आवश्यक है, को कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, तो भाई नियंत्रण जो है वो सभी के लिए आवश्यक है, सभी के लिए, ऑल ऑफ दिस। फिर चाहे वो शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए जो है वो जरूरी होता है। नियंत्रण क्रिया है, नियंत्रण जो है वो किस तरीके का क्रिया है, तो ये बहुत ही ज्यादा महंगी क्रिया है, इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। कंट्रोल एक्टिविटी इज कॉस्टली, ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है देखो भाई। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है, प्रबंध, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन का पर निगरानी रखने की तकनीक है, मैनेजमेंट ऑडिट इज ए टेक्निक टू कीप ए चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस, तो इसका राइट आंसर होगा कंपनी का प्रबंधक यानी मैनेजर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मैनेजर होता है ना, उन मैनेजर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए जो है वो किया जाता है ये चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्य में कौन उपायुक्त नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू करेक्टिव एक्शन, तो करेक्टिव एक्शन के लिए कौन अच्छा नहीं होता है, तो हम लोगों का एंड्रियोसेंट्रिक केंद्र, एंड्रियोसेंट्रिक केंद्र जो है ये सही नहीं माना जाता है। आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटरी नियंत्रण जो है वो किस चीज का तैयारी के लिए आवश्यक है, तो बजटरी नियंत्रण बजट का तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स टू प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है। चलो बोनस निर्धारण क्या बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, द डिटरमाइंड्स ऑफ बोनस डिसीजंस आर, एक कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय लोगों को बोनस देना चाहेगा तो बोनस तय करने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इनमें से सभी, ठीक है। लाभों की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, कोषों में तरलता यानी लिक्विडिटी ऑफ फंड, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी की आयु, एज ऑफ कंपनी यानी कंपनी कितने सालों से चल रहा है, ये सब देख के जो है वो बोनस दिया जाता है।
53 पे चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है 1 वर्षों के अंदर अंदर। हमको पता है करेंट एसेट आर दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए 1 ईयर। 12 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर जिस एसेट को कैश में बदल सकते हैं वो एसेट करेंट एसेट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध वित्तीय गतिविधियों से हो सकते हैं, दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कनेक्टेड विथ द फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो सिंपल बात है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो रिलेटेड होगा इनमें से सभी भाई ये सभी जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का हिस्सा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को कहते हैं पूंजी बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। ठीक है, आगे अस्कन विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ। हम लोग कई बार आप लोगों को हम बताएं ये क्वेश्चन कि एक जो अस्कन विपणी है उसका सुरक्षा वो किसके हितों की सुरक्षा करता है, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करता है। स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इन्वेस्टर्स को। मेरा सवाल है आपको हमको बताना है कि इंडिया में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कब बना था और उसका नाम क्या था। आपको हमको कमेंट करके बताना है फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेम और उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था उसका डेट। ठीक है, हमको हर एक क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ठीक है, रेपो क्या है, रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट नहीं, रेपो क्या है। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि रेपो का मतलब होता है पुनर्खरीद समझौता। ठीक है, आगे वित्तीय प्रबंध है तो हम सबको पता है वित्तीय प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, बोथ वी नो दैट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य है इनमें से सभी, हर काम करता है वित्तीय प्रबंध। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर प्लानिंग करना, उसका प्रोड्यूसिंग करना, एलोकेशन करना, सब उसका काम होता है। आगे वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग 1930 से 1940 के बीच में उसको जो है वो त्याग दिया गया था परंपरागत, उसके बाद आधुनिक तरीकों को अपनाया गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। सभी चीजों के ऊपर जो है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, फाइनेंस के बारे में, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके डिविडेंड के बारे में, सभी चीजों के ऊपर जो है वो डिसीजन लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे बोल रहा है हम लोगों को वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा है, यानी कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो ये दोनों ही काम जो है वो करता है, पहले कोषों को प्राप्त करता है और कोषों का उपयोग, यानी वो कैलकुलेट करता है कि भाई हमको कहां कहां से जो है वो केस मिलेगा और कहां कहां पे फंड को जो है हम लोग खर्च करेंगे दोनों। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों ही काम करता है। आगे पूंजी संरचना में सम्मिलित है कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड। तो पूंजी संरचना में अंश पूंजी सम्मिलित होता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है वो शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है। आगे फॉर्मूला पूछ रहा है कार्यशील पूंजी बराबर, हमको पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हम सबको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति से किसको घटाएंगे, चालू दायित्वों को, तो हमको कार्यशील पूंजी मिल जाएगा। आगे मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, यानी कि हमको ये बोल रहा है कि जो मनी मार्केट है वो किस तरीके के सिक्योरिटीज को डील करता है। तो ये अल्पकालीन कोषों का व्यापार करता है शॉर्ट टर्म, और जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म को डील करता है। आपको हमको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में मनी मार्केट को, यानी कि भारत में मुद्रा बाजार को कौन कंट्रोल करता है, और बताना है कि इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, उसको कौन कंट्रोल करता है। इन दोनों के बारे में हमको आप लोग बताओगे, और सेबी का फुल फॉर्म आप लोग हमको बताओगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है तरलता निर्माण करता है क्रिएट्स लिक्विडिटीज। तो किस बाजार में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पाया जाता है, तो सेकेंडरी मार्केट में, यानी गौण बाजार में सबसे ज्यादा तरलता पाया जाता है। आगे स्कंद विपणी हितों की सुरक्षा नहीं करती है, बोला गया स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो सरकार का, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट नहीं करता है।
आगे, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? देखो, सेबी को जो है हम बार बार इस चीज को समझा रहे हैं, सेबी को जो है वो 1988 को बना दिया गया था, पटल पे तो रख दिया गया, लेकिन वो अपना काम करना स्टार्ट कब किया था? 1992 से। इसलिए ये बोला जाता है कि सेबी को वैधानिक रूप से यानी लीगली सेबी जो है वो 1992 को बना था। ठीक है, लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड 1992। बोला गया है नवीन निर्गमन अंशों का व्यवहार करता है, न्यू इशूड शेयर्स आर डेल्ट इन। तो जब भी नया शेयर आएगा कभी मार्केट में, तो वो प्राथमिक बाजार में यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है वहीं पे जो है वो नए नए शेयर्स को जो है वो बेचा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो हम सबको पता है पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में व्यवहार करता है। कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, आगे, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड। तो सेबी का रीजनल सेंटर दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता तीनों ही जगह पे है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आप हमको कमेंट करके बताओगे कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, मुख्यालय सेबी का कहाँ है। आगे बोल रहा है सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन 2024 इज। उस समय 23 स्टॉक एक्सचेंज जो था। ठीक है, आगे, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी इज, एकदम कंपलसरी है, एकदम अनिवार्य है। अगर सेबी नहीं काम करेगा तो वहां का जो दलाल लोग हैं, वहां के जो ब्रोकर्स लोग हैं, वहां के जो मीडिएटर्स लोग हैं, वो इन्वेस्टर्स का पैसा को डुबा खाएगा। वहां का इन्वेस्टर्स लोग जो है वहां को नोच खाएगा, वहां के इन्वेस्टर्स को। चलो आगे आते हैं, विश्व का सबसे पहला स्कंद विपणि कहाँ खुला था? तो ये सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन में खुला था। ठीक है, फॉर मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन। आगे आते हैं, विज्ञापन माना जाता है, एडवर्टाइजमेंट इज डिम्ड एज। तो एडवर्टाइजमेंट को जो है, विज्ञापन को एक विनियोग माना जाता है, एडवर्टाइजमेंट को जो है एक इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। आगे बोल रहा है विपणन में सम्मिलित है, मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो मार्केटिंग में इनमें से सब चीज शामिल होता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? तो कच्चा माल जो है वो उत्पाद नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल। आगे आते हैं, अच्छा ब्रांड के लिए क्या आवश्यक है? एसेंशियल फॉर ए गुड ब्रांड। तो एक अच्छा ब्रांड के लिए उसका नाम छोटा होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, आकर्षक डिजाइन, शॉर्ट नेम, इजी टू रिमाइंडर, अट्रैक्टिव डिजाइन, सब होना चाहिए भाई। तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है 80 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल्स प्रमोशन। तो वारंटी देना जो है ये सेल्स प्रमोशन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, आगे, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टलीस्ट मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग करते समय सबसे ज्यादा पैसा व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग करते समय जो है वो सबसे ज्यादा जो है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगता है। आगे आ रहे हैं, विज्ञापन का माध्यम है, मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट का एक तरीका है कैलेंडर एवं डायरी, यानी कैलेंडर और डायरी के द्वारा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बाकी जो है उसका सेल्स प्रमोशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, उत्पादन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक है द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिक्स। इनमें से सभी ये सब चीज जो है एक प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन में मदद करता है। आगे बोल रहे हैं, सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप। तो सबसे बड़ा स्कोप जो होता है वो पैकेजिंग का होता है। किसका होता है सबसे बड़ा स्कोप? पैकेजिंग का। आगे बोल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं। एक कंज्यूमर्स राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर 6 राइट्स और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। देखो अब इसमें भी आपको लोचा होगा, इसमें भी आप फंसोगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1986 को, 1986। लेकिन ये काम कब से करना स्टार्ट किया था? 15 अप्रैल 1987 से, अगले साल से 15 अप्रैल 1987। याद रखना डेट, क्या क्वेश्चन में बोलेगा आपको। बोल रहा है क्वेश्चन में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से आशय है कंज्यूमर कोर्ट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स मीन। तो हम सबको पता है अगर कभी भी किसी भी कंज्यूमर्स के साथ कोई भी शोषण होता है तो उनके शिकायतों को सुनने के लिए 3 आयोग का निर्माण किया गया है। सबसे नीचे होता है राज्य आयोग जो 1 करोड़ तक के विवादों को सुनता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उसके ऊपर आता है राज्य आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं आपको स्टेट कमीशन, जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के विवादों को सुनता है। उसके ऊपर आता है हम लोगों का आपका राष्ट्रीय आयोग जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन, जो 10 करोड़ से ज्यादा के विवादों को सुनता है। इसलिए 3 चीजों को बनाया गया है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय बोला जाता है, यानी 3 टियर एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है।
बोल रहा है भारत राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, तो भाई 65 साल हो सकता है। द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी 65 ईयर्स। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है। द मशीनरी ऑफ सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स आर, तो त्रिस्तरीय यानी 3 टियर है। हम अभी बताए वो 3 टियर कौन कौन सा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वा एक्ट इज इफेक्टेड इन इंडिया। अभी बताएं 15 अप्रैल 1987 से स्टार्ट हो गया था अपना काम करना वो, ठीक है, 15 अप्रैल 1987 से। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये बोल रहा है उद्यमिता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है क्या, इनमें से सभी। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेनिंग इज, हर कोई जो है वो कंप्लेन कर सकता है। आगे बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे विवाद आते हैं जब कोई क्रेता कोई ऐसा माल आपको बेचा है जो माल का वो आपसे ज्यादा पैसा ले लिया, घटिया माल बेचा, एक्सपायर माल बेचा, तब ये जो है वो रेज होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूट इन रिलेशन टू सेल ऑफ इफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा प्रबंधकीय प्रशिक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो होगा मैनेजरिकल डिसीजन। अब देखो ये सब जो है वो 5-6 क्वेश्चन उद्यमिता वाला है, आप इसको नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 स्तरीय शिकायत तंत्र का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 टियर ग्रीवेंस रेसिडेंशियल मशीनरी, तो भाई देखो अंतरराष्ट्रीय आयोग यानी इंटरनेशनल कमीशन नहीं होता है, बाकी 3 चीज होता है बस। अगर आप इतना एमसीक्यू कर लिए, 2 एमसीक्यू का 100 का सेट हम आप लोगों को करवा दिए, इससे पहले करवाए थे, अभी 100 का करवाएं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करवा दिए, प्लस एग्जाम से ठीक पहले हम आप लोगों को 2 बार महा मैराथन क्लास देंगे जिसमें पीवाईक्यूज होगा, मॉडल पेपर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, आपका क्वेश्चन बैंक होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन को कर लेते हैं ना तो भाई अब तो बवाल कर दोगे, ठीक है। जितना भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अगर आप उतना हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो समझ कसम से बोल रहे हो एग्जाम में आप लोग बवाल कर दोगे, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग का बारी है सब्जेक्टिव का, तो बिजनेस स्टडी में हम आप लोगों को एक एक सब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे से बताए हैं आप लोग को। चलो अब हम आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखा देते हैं। ये कुछ इसका क्या है भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको करना होगा। ये कुछ क्या है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो पहला सब्जेक्टिव देख लो, स्क्रीन में दिख रहा है, प्रबंध की 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो राहुल कॉमर्स एकेडमी चैनल पे सब मिल जाएगा, ठीक है। लेना है स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नहीं लेना है राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां सब मिल जाएगा आप लोग को। हो गया, ये हम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन था, 2-2 नंबर। या देखो ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। हो गया। ये हम लोगों का नीचे जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ता के रूप में आपका क्या दायित्व है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बोल रहा है। व्यवसायिक वातावरण का क्या महत्व है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर, एक उद्यमी का कार्य पूछा, पूंजी बाजार क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवहन में अंतर, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। हो गया, इतना जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है। बाकी मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव है, बाकी हम इससे 2 बार आप लोगों को करवा दिए। बाकी इसके अलावे हम आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर करवाए। अब बिजनेस स्टडी का फिलहाल अब कोई वीडियो नहीं आएगा, अब बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियो आएगा एग्जाम से ठीक 2 या 4 दिन पहले। 2 बार आप लोगों का मैराथन क्लास लेकर के आएंगे और 2 बार हम आप लोगों का लाइव टेस्ट लेंगे जिसमें से हम देखेंगे कि आप लोग जो है वो कितना क्या क्या चीज पढ़े हो, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर।